जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड PHIC 104 मध्यकालीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जून एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने आपके सभी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस बुक प्लस PYQ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को गेस्ट पेपर में कवर किया हुआ है। तो अगर आप लोग उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो है परचेज कर सकते हैं। अब जिनको वेबसाइट से करना है तो सिंपली गूगल पे जाएंगे और डायरेक्ट सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार हमारी ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पर कोड टाइप करना है PHIC 104। जैसे आप टाइप करेंगे, या फिर आपकी कोई अदर पेपर कोड्स है उनको भी आप लोग ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली हिंदी में करना है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। तो हिंदी में करना उस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ का बटन दिखा है इस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपका जो चेकआउट पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, बिलिंग डिटेल्स, इसके बाद पेमेंट करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। यहां पर हमारा पहला प्रश्न है, ईसाई धर्म के उदय तथा यूरोप के ईसाईकरण का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी ईसाई धर्म का उदय कब हुआ और यूरोप में ईसाईकरण कैसे हुआ, उसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी है। ईसाई धर्म की शुरुआत लगभग 2000 साल पहले यहूदी धर्म की भूमि इजराइल में हुई थी। इसके संस्थापक ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट माने जाते हैं, जिनका जन्म 4 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ईसा ने प्रेम, दया, क्षमा और ईश्वर में विश्वास पर आधारित उपदेश दिए। उन्होंने समाज के गरीब, पीड़ित और उपेक्षित वर्गों को अपनाया और उन्हें ईश्वर का प्रेम दिखाया। ईसा मसीह को यहूदी धर्म के कुछ धार्मिक नेताओं और रोमन अधिकारियों ने विद्रोही मानकर सूली पर चढ़ा दिया, परंतु उनके अनुयायियों का विश्वास था कि ईसा मरने के बाद पुनर्जीवित हो गए और ईश्वर के पुत्र हैं। यही विश्वास ईसाई धर्म का जो है मूल आधार बना था। तो यहाँ पर ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है, जिनका जन्म जो है 4 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। उन्होंने क्या किया? प्रेम, दया, ईश्वर, क्षमा, विश्वास पर आधारित उपदेश दिए। उन्होंने समाज के गरीब वर्गों, पीड़ित और उपेक्षित वर्गों को अपनाया और उन्हें ईश्वर का प्रेम दिखाया। और ईसा मसीह यानी कि यहूदी धर्म के कुछ धार्मिक नेताओं ने क्या किया और रोमन अधिकारियों ने उन्हें विद्रोही मानकर सूली पर चढ़ा दिया, परंतु जो अनुयायी थे उन पर दृढ़ विश्वास करते थे। उनका मानना था कि वे मरने के बाद पुनर्जीवित हो गए और उन्हें जो है वो लोग ईश्वर का पुत्र मानते थे। यही विश्वास ईसाई धर्म का जो है मूल आधार आगे चलकर बना था। अब यहाँ पर देखते हैं प्रारंभिक ईसाई समुदाय। तो ईसा मसीह के शिष्यों ने उनके विचारों को फैलाना शुरू किया। इसमें सबसे प्रमुख नाम है संत पौल का, जिन्होंने ईसाई धर्म को यहूदियों तक ही सीमित न रखकर गैर यहूदियों तक भी फैलाया। धीरे धीरे ईसाई धर्म पूरे रोमन साम्राज्य में फैलने लगा। हालांकि शुरुआत में ईसाइयों को काफी उत्पीड़न सहना पड़ा, उन्हें कैद किया गया, मारा गया और उनके धार्मिक विश्वासों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन उनके विश्वास और धैर्य के कारण लोगों की सहानुभूति बढ़ती गई और अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती रही। यानी कि स्टार्टिंग में तो उनको बहुत ज्यादा उत्पीड़न यानी कि पेन हुआ, उन्हें फैलाने, उन्हें कैद किया गया, उन्हें मारा गया और उनके धार्मिक विश्वासों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन उनके विश्वास और धैर्य के कारण लोगों की सहानुभूति बढ़ गई और अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब देखते हैं यूरोप का ईसाईकरण। ईसा मसीह का जन्म के लगभग 300 वर्षों बाद रोमन सम्राट कॉन्टेस्टाइन ने ईसाई धर्म को मान्यता दी। 313 ईस्वी में मिलान की संधि के तहत ईसाई धर्म को कानूनी मान्यता मिली और धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। इसके बाद 380 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया।
इसके बाद यूरोप में धीरे धीरे अन्य जातियां और राज्य भी ईसाई धर्म को अपनाने लगे, क्योंकि अब राजा ने ही घोषित कर दिया है पूरा जो है उन्होंने। तो फिर क्या करेंगे, यूरोप के जो अन्य लोग हैं और जो अन्य जाति हैं वो भी क्या करने, ईसाई धर्म को अपनाने लगी। फ्रैंको का धर्म परिवर्तन 496 ईस्वी, राजा क्लोविस ने ईसाई धर्म को अपना लिया और उसके बाद उनके साम्राज्य में ईसाई धर्म फैला। यानी कि जो फ्रैंको का भी धर्म परिवर्तन हो गया, उसके बाद ब्रिटेन, जर्मनी, स्कैंडिनेविया और स्लाव क्षेत्रों में मिशनरियों जैसे संत पैट्रिक, संत ऑगस्टीन, संत बेनी बोनीफेस आदि के प्रयासों से लोगों को ईसाई बनाया गया। इसके बाद चर्च और राज सत्ता के बीच गठजोड़ ने धर्म को और मजबूत कर दिया। यानी कि क्या हुआ, चर्च और राज सत्ता ने भी क्या किया, ईसाई धर्म को अपना लिया। ईसाई धर्म और राज सत्ता के बीच क्या हुआ, गठजोड़ हो गया। इसने क्या किया, इसने धर्म को और भी मजबूत किया। चर्च का मतलब यहां से ईसाई से मतलब है और राज सत्ता मतलब है राजा से। जब राजा ने ही ईसाई धर्म को अपना लिया तो फिर सभी को, यानी कि जो उनकी जनता है उसको भी ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। इसके बाद ईसाई धर्म का प्रसार केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण रहा। चर्च ने शिक्षा, चिकित्सा और कलाओं के क्षेत्र में योगदान दिया। मध्यकालीन में चर्च का प्रभाव इतना अधिक था कि वह राजा महाराजाओं को भी आदेश दे सकता था। यानी कि चर्च ने केवल जो है धार्मिक प्रसार नहीं किया बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि चर्च ने शिक्षा दी, चिकित्सा में भी अपना योगदान दिया और कलाओं के क्षेत्र में भी योगदान दिया। और यहां तक कि मध्यकाल में चर्च का प्रभाव इतना अधिक बढ़ चुका था कि ये लोग जो है राजा महाराजाओं को भी आदेश दे दे कि आप लोग ये काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। ईसाई धर्म का उदय एक साधारण यहूदी उपदेशक से हुआ, लेकिन उसके विचारों की गहराई, प्रेम और करुणा की भावना ने लाखों लोगों का मन जीता। रोमन साम्राज्य से शुरू होकर यह धर्म पूरे यूरोप में फैल गया और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। यूरोप के ईसाईकरण ने वहां की संस्कृति, राजनीति और समाज को गहराई से जो है प्रभावित किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि यूरोप का ईसाईकरण कैसे हुआ, प्रारंभिक ईसाई समुदाय कैसे बने और ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ। तो अगर ये आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर हम लोग जो है इस क्लास की जो पीडीएफ है वहां पर शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, रोमन गणतंत्र के दौरान अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि रोमन गणतंत्र के दौरान अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रोमन गणतंत्र लगभग 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व के दौरान रोम की अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलाव हुए। इस समय रोम एक छोटे शहर राज्य से बढ़कर एक विशाल साम्राज्य बन रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार, दास श्रम और विजय अभियानों पर आधारित थी। इस काल की आर्थिक व्यवस्था ने आगे चलकर पूरे रोमन साम्राज्य की नींव रखी। यहाँ पर पहली थी कृषि आधारित व्यवस्था, यानी कि जो उनकी रोमन गणतंत्र की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। तो गणतंत्र काल में रोमन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अधिकतर लोग किसान थे और अनाज, जैतून, अंगूर, सब्जियां और फल उगाते थे। खेती के लिए जमीन सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानी जाती थी। छोटे किसान स्वयं अपनी जमीन पर खेती करते थे और अमीर वर्ग के पास बड़ी जमीनें होती थी जिन्हें लैटिफंडिया कहा जाता था। इन जमीनों पर अक्सर दास काम करते थे। इसके बाद दास श्रम का उपयोग। तो रोम के युद्धों में विजय के बाद बड़ी संख्या में दास लाए जाते थे। ये दास खेतों, घरों, खादानों और उद्योगों में काम करते थे। दासों की मेहनत ने रोमन अर्थव्यवस्था को सस्ता श्रम प्रदान किया, लेकिन इससे छोटे किसानों को नुकसान हुआ क्योंकि वे दासों जैसी सस्ती श्रम शक्ति नहीं रख सकते थे, जिससे वे धीरे धीरे गरीब होते गए। यानी कि दास जो आए तो दास से छोटे किसानों को नुकसान हुआ क्योंकि वो लोग तो इन दासों जैसे इतने जो श्रम शक्ति वाले, कम शक्ति वाले रख नहीं सकते थे, जिससे उनको लेबर नहीं मिल पाती थी और वो धीरे धीरे गरीब होते चले गए। इसके बाद व्यापार और वाणिज्य। जैसे जैसे रोम का विस्तार हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई। रोम का व्यापार भूमध्य सागर के चारों ओर फैले क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। रोम में अफ्रीका से अनाज, मिस्र से कपड़ा और यूनान से शराब और हस्तशिल्प आते थे। रोम के व्यापारी धातु, चीनी मिट्टी, हथियार और गुलाम निर्यात करते थे। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाहों और सड़कों का निर्माण किया गया था। इस व्यापार के लिए मुद्रा सिक्के का प्रयोग होने लगा, जिससे लेन देन आसान हो गया था। इसके बाद विजय और लूट पर आधारित समृद्धि। गणतंत्र काल में रोम लगातार युद्ध करता रहा,
इन युद्धों में विजय से रोम को क्या हुआ, धन, जमीन और दास प्राप्त होते थे। पराजित राज्यों से कर और योगदान वसूले जाते थे। यानी वो क्या करता था, विजय करता था, उस पर फिर लूट करता था। यानी किसी राज्य पर क्या करते, रोम लगातार युद्ध करता था, और जो युद्ध वो जीतता था वहां से क्या करता, धन, जमीन और दास लाता था, और पराजित राज्यों से क्या करता था, कर और योगदान वसूले जाते थे। यह सब रोम की आर्थिक शक्ति को बढ़ाता रहा। इसके बाद कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, तो रोम गणतंत्र ने टैक्स वसूली, भूमि वितरण और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए व्यवस्थित ढांचा बनाया। सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाता था। किसानों और व्यापारियों को बाजार तक पहुंचने में सुविधा होती थी। यानी इसने क्या किया, अपनी टैक्स वसूली, भूमि वितरण और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए व्यवस्थित ढांचा बनाया था। यानी कि एकदम अच्छा जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाता था। किसानों और व्यापारियों को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होती थी। इसके बाद शिल्प और उद्योग, हालांकि उद्योग बड़े पैमाने पर नहीं थे, फिर भी लोहे, कांसे, मिट्टी के बर्तन, हथियार, आभूषण आदि का उत्पादन होता था। ये वस्तुएं व्यापार और घरेलू उपयोग दोनों के लिए बनाई जाती थी। तो यहाँ पर ये सब जो अर्थव्यवस्था को कौन कौन बढ़ा रहा था, अर्थव्यवस्था को कृषि बढ़ा रही थी, दास श्रम का उपयोग करके, व्यापार और वाणिज्य करके, विजय और लूट पर आधारित समृद्धि, उसके बाद कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, शिल्प और उद्योग, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो रोमन गणतंत्र की अर्थव्यवस्था कृषि और दास श्रम पर आधारित थी, लेकिन व्यापार, विजय और कुशल प्रशासन ने इसे मजबूत बनाया। धीरे धीरे आर्थिक असमानता भी बढ़ी, जिससे छोटे किसानों की हालत खराब हुई और सामाजिक तनाव पैदा हुए। लेकिन कुल मिलाकर यह एक गतिशील और विकसित अर्थव्यवस्था थी, इसने आगे चलकर रोमन साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। यानी कि यहाँ पर जो रोमन साम्राज्य गणतंत्र के समय जो रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, वो किसके कारण बढ़ रही थी, मुख्य रूप से जो व्यापार और वाणिज्य और विजय और लूट पर आधारित समृद्धि से ज्यादातर बढ़ रही थी। ठीक है, यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न भी कवर कर लिया है। अगर आपको दूसरा प्रश्न समझ में आया है तो चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के साथ अरब व्यापार की प्रकृति की चर्चा कीजिए। यानी कि भारत के साथ अरब के व्यापार कैसे थे, उसकी प्रकृति कैसी थी, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन समय से ही भारत का व्यापार कई देशों से होता रहा है। अरब देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध बहुत पुराना है। यह व्यापार समुद्री और स्थलीय मार्गों के माध्यम से होता था। अरब व्यापारी भारतीय वस्तुओं से बहुत प्रभावित थे और भारत से माल खरीदकर उसे पश्चिमी देशों तक पहुंचाते थे। इस व्यापार ने न सिर्फ आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव भी छोड़े थे। तो प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन समय जो भारत कई देशों से व्यापार करता था, अरब देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध बहुत पुराना रहा है। यह व्यापार जो है समुद्री या स्थलीय मार्गों के माध्यम से होता था। अरब जो व्यापारी थे वो भारत की वस्तुओं से बहुत प्रभावित थे। भारत से वो लोग माल खरीद कर उसे पश्चिमी देशों तक पहुंचाते थे। इस व्यापार ने न सिर्फ आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव भी हमारे जो है विदेशों में, यानी कि हमारे पूरे जो वर्ल्ड में छोड़े थे। यानी कि पूरी दुनिया में जो है सांस्कृतिक, आर्थिक के साथ साथ जो है सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव भी छोड़े थे। यहाँ पर व्यापार की शुरुआत देखते हैं कब हुई। तो भारत और अरब देशों के बीच व्यापार का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता के समय से माना जाता है, लेकिन यह व्यापार विशेष रूप से 7वीं शताब्दी के बाद तेज हुआ, जब इस्लाम का उदय हुआ और अरब व्यापारी अधिक सक्रिय हो गए। अरब लोग समुद्री व्यापार में माहिर थे और वे भारत के पश्चिमी तट जैसे कि केरल, कच्छ, कोंकण और गुजरात के बंदरगाहों पर नियमित रूप से आते थे। अब यहाँ पर देखिए मुख्य व्यापारिक वस्तुएं क्या थी। तो भारत से अरब को निर्यात, यानी भारत से बाहर जाने वाली चीजें कौन कौन सी, मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, कपास और रेशमी वस्त्र, रत्न और आभूषण, चंदन और इत्र, और चाय और औषधियां, ये सब क्या होती थी, ये सब जो है भारत से बाहर जाती थी। क्या होती थी, ये सब चीजें जो है भारत से बाहर जाती थी। अब जो भारत के अंदर आती थी वो कौन कौन सी चीजें थी, घोड़े, सूती वस्त्र, खुशबूदार तेल, सूखा मेवा, फारसी कालीन और कांच की वस्तुएं, ये सब क्या होती, ये सब जो है अरब से भारत में आती थी। क्या होती, अरब से भारत में आती थी। तो अरब व्यापारी जो है भारत से सामान लेकर यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचाते थे, जिससे भारत का नाम वैश्विक बाजार में प्रसिद्ध हुआ। अब अरब के लोग क्या करते थे, अरब के लोग यहाँ से इंडिया से चीजें को लेकर गए, इसके बाद दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाते थे, यानी यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचाते थे। अब ये जो भारत की चीजें थी वो यूरोप में पहुंचती थी तो लोग उनकी तारीफ करते थे, जिससे अब भारत का नाम वैश्विक स्तर पर बढ़ा था। इसके बाद समुद्री मार्ग की भूमिका इसमें थी। तो अरब व्यापारियों ने समुद्री मार्गों का कुशल उपयोग किया। अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के रास्ते वे भारतीय बंदरगाहों तक आते थे। वे मानसून की हवाओं का उपयोग कर समुद्री यात्रा करते थे, जिससे उनकी यात्रा तेज और सुरक्षित होती थी। प्रमुख भारतीय बंदरगाह जैसे कालीकट,
जो कोझिकोड में है, भरूच, सूरत, मुंबई और कोची व्यापार के जो है मुख्य केंद्र थे। आप देखते हैं इसके सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़े। तो इस व्यापार के जरिए न वस्तुएं बल्कि धार्मिक विचार, भाषा, विज्ञान और कला भी एक दूसरे के क्षेत्रों में पहुंचे। अरब ने भारतीय गणित और ज्योतिष से बहुत कुछ सीखा, जैसे कि जीरो और दशमलव प्रणाली। भारत के माध्यम से इस्लाम धर्म भी भारत में पहुंचा, और खासकर समुद्र तटीय इलाकों में। अब व्यापार की प्रकृति देख लेते हैं। तो भारत और अरब के बीच व्यापार मित्रतापूर्ण और लाभकारी था। अरब व्यापारी भारत में भी बस गए और कई जगहों पर उन्होंने व्यापारिक बस्तियां बनाई। यह व्यापार निजी स्तर पर व्यापारियों द्वारा किया जाता था, लेकिन कभी कभी शासकों का भी सहयोग इसमें होता था। यहाँ पर हमने देखा कि भारत के साथ अरब के व्यापार की प्रकृति कैसी थी। सबसे पहले व्यापार की शुरुआत कब हुई, इसमें कौन कौन सी मुख्य व्यापारिक वस्तुएं शामिल थी जो भारत से अरब में जाती थी और अरब से भारत में आती थी, वो हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट थी वो समुद्र की भूमिका, क्योंकि ये सारा जो व्यापार होता था वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता था। इसके बाद सांस्कृतिक, इसके जो है जब सामान इधर से उधर पहुंची तो इसके सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़े। इसके बाद व्यापार की हमने प्रकृति देखी। तो व्यापार की प्रकृति कैसी थी, मित्रतापूर्ण थी और लाभकारी थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे। तो भारत और अरब के बीच का व्यापार बहुपक्षीय और लाभदायक था। इसमें न सिर्फ वस्तुओं का लेन देन होता था, बल्कि यह सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक आदान प्रदान का भी माध्यम बना। इस व्यापार में भारत की समृद्धि को बढ़ाया और विश्व व्यापार के केंद्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। यानी कि ये जो व्यापार होता था, इससे क्या होता था, इससे जो है भारत को वैश्विक स्तर पर जो है एक छवि, अच्छी छवि बनती थी। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस हुआ है जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।